मूल के क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मूल के क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र है, मूल के शीर्ष पर पाए जाने वाला क्षेत्र विभज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी होगी, इनकी पतली भित्ति होगी और इनमें सघन जीव द्रव्य होगा, जिससे ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करेगी और विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे मूल के क्षेत्र में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस विभज्योतकी क्षेत्र का मुख्य कार्य यही है, लगातार विभाजन करती है। ये क्या करती है, लगातार ये कोशिकाएं लगातार विभाजन द्वारा लगातार विभाजन करेगी और जिससे नई कोशिकाएं बनेगी। लगातार विभाजन कर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब देखिए, विभज्योतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं विभाजन द्वारा वृद्धि करती हैं। वृद्धि करते हुए मिट्टी के जो कण हैं मृदा में वृद्धि करती हैं, तो मिट्टी के जो कण हैं उनके घर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। तो मूल विभज्योतकी जो क्षेत्र है, मूल का शीर्ष क्षेत्र को मिट्टी के घर्षण से बचाने के लिए विभज्योतकी क्षेत्र के आगे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या करता है, इस विभज्योतकी क्षेत्र को मिट्टी के घर्षण से बचाता है। इस टोपीनुमा संरचना को कहते हैं बेटा मूल गोप। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है मूल गोप। इसका नाम है बेटा मूल गोप, रूट कैप। ये क्या काम करता है बेटा, मूल गोप का क्या कार्य है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मूल गोप कहां पाया जाता है, मूल के शीर्ष क्षेत्र पर विभज्योतकी क्षेत्र के आगे एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में मूल गोप पाया जाता है, जो क्या काम करेगा, विभज्योतकी क्षेत्र की कोशिकाओं का मिट्टी के कणों के घर्षण से सुरक्षा करेगा। तो ये क्या बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूं, ये क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण है। ये क्या है बेटा, सुरक्षात्मक आवरण है, जो किसकी रक्षा करेगा, मूल विभज्योतकी क्षेत्र के आगे उपस्थित है, तो विभज्योतकी क्षेत्र की रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा, ये किसमें वृद्धि कर रहा है, मिट्टी में वृद्धि कर रहा है, तो मिट्टी के कणों से विभज्योतकी क्षेत्र की सुरक्षा करता है मूल गोप। ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट जो है, विभज्योतकी क्षेत्र की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बनेगी, जिससे एक ऊपर की तरफ एक क्षेत्र बनेगा, उससे कहेंगे ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ सरकती रहेगी। विभज्योतकी क्षेत्र की कोशिकाएं बनने, नई कोशिकाएं नीचे की तरफ बन रही है, ऊपर वाली कोशिकाएं विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर की तरफ सरकती जाएगी और उससे दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण होगा। दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं बेटा, ये प्रसारित होती हैं, इनमें प्रसरण की क्षमता होती है और ये प्रसार द्वारा क्या करती हैं, प्रसार द्वारा मूल की लंबाई में वृद्धि करती हैं। किसमें वृद्धि करती है, मूल की लंबाई में वृद्धि, यानी मूल का दीर्घीकरण करती है। मूल की लंबाई में वृद्धि मूल का कौन से क्षेत्र के प्रसरण से होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के प्रसरण से मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। अब ये दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं हैं, इस क्षेत्र की कोशिकाएं दीर्घीकृत होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होगी, इनकी कोशिकाएं बेटा लंबी पतली दीर्घीकृत होती हैं। कैसी होती हैं, दीर्घीकृत होती हैं, जिससे मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। दीर्घीकरण क्षेत्र में ये चीजें ध्यान रखनी है, एक तो प्रसार द्वारा मूल की लंबाई में वृद्धि करता है, दूसरा इसकी कोशिकाएं दीर्घीकृत होती है, तीसरा ये विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर पाए जाने वाला क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र बेटा परिपक्वन क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। परिपक्वन क्षेत्र क्या होता है, देखिए दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं जो दीर्घीकृत होती है, तो दीर्घीकरण के पश्चात इन कोशिकाओं में क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्व होती है कोशिकाएं। तो परिपक्व कोशिकाएं कौन से क्षेत्र में जाके स्थित होती हैं, परिपक्वन क्षेत्र में। तो दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व होने के पश्चात परिपक्वन क्षेत्र में परिपक्वन क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं होगी बेटा, परिपक्व कोशिकाएं। परिपक्वन क्षेत्र में परिपक्व कोशिकाएं उपस्थित, और इस क्षेत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना बेटा, ये जो मैंने छोटे छोटे तंतुनुमा संरचना बनाई है, तंतुनुमा संरचना जो ये बने बेटा, इनको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम, रूट हेयर। रूट हेयर क्या कार्य करते हैं बेटा, रूट हेयर क्या काम करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, मूल गोप
छोटे पतले तंतुनुमा संरचनाएं हैं जो मूल के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है परिपक्वन क्षेत्र में। क्या पाए जाते हैं बेटा? मूल रोम पाए जाते हैं। ये मूल रोम क्या करते हैं? मूल रोम मूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएंगे बेटा। क्या बढ़ाएंगे? मूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो, इसकी जो सतह है बेटा, इसका सतही क्षेत्रफल क्या है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटे छोटे बारीक रोम है। अब इसका क्या फायदा होगा? मूल रोम द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो मूल द्वारा अवशोषण करने की, जल और खनिज लवणों को अवशोषण करने की जो सतह है वो भी क्या हुई? बढ़ेगी। अवशोषण सतह क्या हुई बेटा? अवशोषण सतह बढ़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अवशोषण सतह बढ़ेगी, जिससे जल और खनिज लवणों का, जल व लवणों का अवशोषण भी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अवशोषण सतह बढ़ी तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ये किसका कार्य है? मूल रोम का। तो मूल रोम और मूल गोप, ये दोनों मेरी चीजें ध्यान रखनी है। मूल गोप कहां पाया जाता है? मूल गोप विभाजित के क्षेत्र के ऊपर टोपीनुमा संरचना में पाया जाता है। मूल गोप का क्या कार्य? मूल के क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मूल के क्षेत्र कितने बेटा? 3 क्षेत्र हैं, विभाजित की क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र परिपक्वन और विभाजित के क्षेत्र के बीच में पाई जाने वाला है, जिसकी कोशिकाएं दीर्घीकृत होती है, जिससे मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। ये इसका कार्य है। विभाजित की क्षेत्र में क्या है विशेष? विभाजित की क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करेगी और इसकी कोशिकाएं विभाजन द्वारा मिट्टी में वृद्धि करेगी। तो मिट्टी के कणों से के घर्षण से बचाने के लिए विभाजित की क्षेत्र के आगे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं मूल गोप। ये क्या करता है? मिट्टी के घर्षण से मूल की रक्षा करता है। एक परिपक्वन क्षेत्र में भी संरचना पाई जाती है, पतले धागेनुमा रोमनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल रोम क्या काम करते हैं बेटा? मूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे उसकी अवशोषण सतह बढ़ेगी। अवशोषण सतह बढ़ने से जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी क्या होगा? बढ़ेगा। यह अवशोषण सतह समझा? यानी एक ये है बेटा, ये इसकी अवशोषण सतह और ये अवशोषण सतह। तो ये सतह इससे अवशोषण हो रहा है, तो इससे ज्यादा अवशोषण होगा कि इस द्वारा अवशोषण ज्यादा होगा? तो इसके द्वारा अवशोषण ज्यादा होगा। तो ये अवशोषण सतह बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? खनिज और जल का अवशोषण भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर? क्लियर है यहां तक? चले आगे बेटा। ये मूल के क्षेत्र हो गए। इसके बाद अपना टॉपिक लास्ट मूल का बचा है, मूल के रूपांतरण। 3 प्रकार से रूपांतरण है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इधर आइए, इधर आ जाइए। मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इनको कहते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। देखिए बेटा क्या होता है ये। देखिए मूल के रूपांतरण क्या है। मैंने मूल के कार्य में भी बताया था कि मूल जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित होती है, या अपने रूप में परिवर्तन करती है, उसी को क्या कहते हैं? रूपांतरण। तो इसमें क्या ध्यान रखना बेटा? मूल विभिन्न कार्यों को करने के लिए, मूल विभिन्न कार्यों को करने हेतु, विभिन्न कार्यों को करने हेतु क्या होती है बेटा? करने हेतु रूपांतरित होती है। और कौन सी मूल्य रूपांतरित होती है? तो आपको लिखना है मूसला मूल व अपस्थानिक मूल। मूसला मूल और अपस्थानिक मूल है। मूसला मूल और अपस्थानिक मूल है। ये जो दोनों मूल्य है ये विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित होती हैं। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो रूपांतरण आता है बेटा, पहला रूपांतरण है, 3 प्रकार से रूपांतरित होती है। पहला रूपांतरण बेटा भोजन संचय, भोजन संचय हेतु रूपांतरण, भोजन संचय हेतु रूपांतरण, भोजन संचय हेतु रूपांतरण। देखिए बेटा भोजन संचय हेतु मूसला मूल और अपस्थानिक मूल है, ये दोनों रूपांतरित होती हैं। भोजन संचय करेगी, मूल है, मूल में भोजन संचय होगा तो क्या होगा? मूल फूलेगी या संक्रिय होगी? मूल में कोई मटेरियल प्रवेश कर रहा है तो मूल का शेप क्या होगा? बड़ा होगा। मूल मोटी होगी
मूल फूलेगी। तो पहली बेटा है मूसला मूल के रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण किस हेतु? भोजन संचय हेतु, भोजन संचयन हेतु मूसला मूल का रूपांतरण। यानी मूसला मूल है वो भोजन संचय करके किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो इसके बेटा इसमें पढ़ना है 3 प्रकार से रूपांतरित होती है बेटा। पहला है तर्कु रूपी, चलो यहां लिखता हूं, तर्कु रूपी रूपांतरण, इसको कहते हैं बेटा फ्यूसिफॉर्म। दूसरा जो है शंकु रूपी, इसको कहते हैं कॉनिकल। और तीसरा जो रूपांतरण है मूसला मूल का भोजन संचय के लिए वो है बेटा कुंभी रूपी। इसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में नेपिफॉर्म। तो इधर है बेटा क्या होता है? तर्कु रूपी, शंकु रूपी और कुंभी रूपी। देखिए तर्कु रूपी में क्या होगा? मूसला मूल है, मूसला मूल भोजन का संचय कर, मूसला मूल भोजन का संचय कर मध्य में या बीच में से तो फूल जाएगी और किनारों पे क्या होती है? पतली रह जाएगी। इस प्रकार की मूसला मूल का उदाहरण है बेटा मूली। क्या उदाहरण है? मूली। मूली देखिए, मूली क्या है बेटा? मूल है। कौन सी मूल है? मूसला मूल है। और किस प्रकार का रूपांतरण है? तर्कु रूपी रूपांतरण। मूली ऐसा होती है बेटा, ऊपर से भी क्या होती है? यहां से संकरी होती है और किनारों से भी क्या है? संकरी है। और ये क्या है बेटा? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मूली। क्या लिखोगे? मध्य में भोजन संचय कर मध्य भाग क्या होगा? मोटा। और किनारे, दोनों किनारे क्या होंगे बेटा? किनारे क्या होंगे? संकरे। ये भी किनारा है, ये भी संकरा। तो तर्कु रूपी में क्या याद रखना है? इसका उदाहरण पहले याद रखना है। मूली जो मूल है वह तर्कु रूपी मूल का उदाहरण है। तर्कु रूपी रूपांतरण है मूसला मूल का। क्या होता है इस मूल में? ये मूल भोजन का संचय कर मध्य में फूल जाती है और दोनों किनारों से क्या रह जाती है? पतली रहती है। इसका उदाहरण याद रखना है मूली। इसमें होता है ये मूली। शंकु रूपी, देखिए शंकु रूपी में क्या होता है? वही, इसमें मूसला मूल भोजन का संचय कर निचला भाग जो है वो तो संकरा रहेगा और ऊपरी भाग क्या हो जाता है? तो फूल जाता है। यानी कि इसका आकार कैसा हो जाता है बेटा? शंकु रूपी आकार ग्रहण कर लेता है। कैसा आकार ग्रहण करता है? शंकु रूपी। ये ऐसे बड़ा, ये क्या है? किनारा है। किनारे पे क्या हो गई? ये बोलिए नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है ये तो हो गया संकरा और ऊपर वाला भाग क्या हो गया? फूला हुआ। ये क्या है बेटा? ये जो बनाया है किसका उदाहरण है? ये शंकु रूपी का। और ये है बेटा इसका उदाहरण है, ये है गाजर। ऐसी शंकु रूपी जो मूल है कौन है? गाजर। ऐसी होती है। किनारे या निचला भाग जो होता है बिल्कुल संकरा होता है और ऊपरी भाग फूला हुआ होता है भोजन संचय के पश्चात। कुंभी रूप तीसरा प्रकार है। देखिए इसमें क्या होता है? मूसला मूल भोजन संचय कर, इसका जो निचला भाग होता है वो तो बिल्कुल पतला होता है और ऊपर की तरफ जो जो निचले भाग से ऊपर की तरफ चलेंगे ऊपर की तरफ ये फूलती जाती है। ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा? ये फूलती जाती है। ऐसी होती है बेटा। ये निचला भाग बिल्कुल संकरा होता है। निचला भाग क्या होता है? बिल्कुल संकरा। नीचे वाला भाग संकरा और ऊपर की ओर मोटा होता है, फूला हुआ भाग होता है। ये किस कारण होता है बेटा? भोजन संचय करने के पश्चात होता है। और इसका उदाहरण है बेटा सलजम। ये भोजन रूपांतरण के लिए मूसला मूल के रूपांतरण है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में तीनों दे रखे हैं, तर्कु रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी। तीनों के उदाहरण याद रखने, मूली, शंकु रूपी गाजर है और कुंभी रूपी का सलजम है। तो इसमें क्या विशेषता इसकी याद रखनी है? तर्कु रूपी मूल है तो किनारों से संकरी और मध्य में मोटी। शंकु रूपी ये निचला जो सिरा है वो पतला होगा और ऊपर की तरफ क्या होगी?
फूला हुआ भाग होगा। फिर कुंभी रूपीय निचला भाग बेटा बिल्कुल संकरा और ऊपर की तरफ फूला हुआ होगा। ये है बेटा, ये शंकु रूपी होता है, ये कुंभी रूपी। इनके तीनों के उदाहरण ध्यान रखना है। तो ये अपना हुआ भोजन संचय हेतु मूसला मूल के रूपांतरण। अब इसके बाद आएगा बेटा भोजन संचय हेतु अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। एक ही उदाहरण है, उसके दो उदाहरण है अपस्थानिक मूलों के। एक तो बेटा शकरकंद और एक है सतावर या एस्पेरेगस। तो बस ये कर देखिए बेटा, इधर आइए। किसके रूपांतरण? भोजन संचय हेतु अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण किसके लिए है बेटा? भोजन संचय हेतु। भोजन संचय हेतु। देखिए बेटा, इसका उदाहरण है शकरकंद और एक है शतावर, एस्पेरेगस जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? देखिए अपस्थानिक मूल है। इस प्रकार की अपस्थानिक मूल भी भोजन संचय करके अनियमित आकार की हो जाती हैं। किस आकार की होती है? ये भोजन संचय करके किस आकार की हो जाती है बेटा? इसमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, तर्करूपी शंकुरूपी जैसी इसमें ये ऐसी होती है। शकरकंद देखिए ऐसी होती है, ये ऐसा होता है बेटा शकरकंद। तो भोजन संचय कर इनका आकार अनियमित हो जाता है। और ये किस प्रकार की मूल होती है? अपस्थानिक मूल। तो अनियमित आकार ग्रहण करती हैं। कैसा आकार ग्रहण करती हैं? अनियमित आकार ग्रहण करती हैं। इसके उदाहरण है शकरकंद और सत्तावर। सत्तावर या एस्पेरेगस, ये बेटा सत्तावर जो है ये अनियमित आकार की और गुच्छे के रूप में पाई जाती है। ये याद रखना है। ये किसमें पाई जाती है? गुच्छे के रूप में। तो अपस्थानिक मूल के जो रूपांतरण है भोजन संचय, तो इसका उदाहरण याद रखना है शकरकंद और एस्पेरेगस या सत्तावर। और अपस्थानिक मूल भोजन संचय करके अनियमित आकार ग्रहण कर लेती है। सत्तावर जो है ये भोजन ग्रहण करके, भोजन संचय करके अनियमित आकार में गुच्छे के रूप में लटकी हुई रहती हैं। तो ये अपने भोजन संचय हेतु मूल के रूपांतरण हो गए बेटा। दूसरा मूल के 3 रूपांतरण और अपस्थानिक मूल के ये रूपांतरण। दूसरा जो प्रकार से मूल रूपांतरित होती बेटा वो है दूसरा जो प्रकार है बेटा सहारा प्रदान करने हेतु मूल के रूपांतरण। सहारा प्रदान करने हेतु देखिए, सहारा प्रदान करने हेतु जो मूल के रूपांतरण है, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार की मूल सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरित होगी। तो आपको याद रखना है ऐसी मूल जो पर्व संधि से निकलेगी, या ऐसी मूल अपस्थानिक मूल है। कौन सी मूल है? अपस्थानिक मूल है। ये ध्यान रखना है। अपस्थानिक मूल ही पादप को सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित होती हैं। दूसरी चीज, ये मूलें जो है दो प्रकार से रूपांतरित होती है बेटा सहारा प्रदान करने के लिए। एक होती बेटा जटा मूल। कौन सी मूल? जटा मूल, जिसको कहते हैं प्रोप रूट। और दूसरी है बेटा अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट। तो इधर देखिए जटा मूल और अवस्तंभ मूल जो है किसके रूपांतरण है? अपस्थानिक मूल के रूपांतरण है। किस हेतु है? पादप को सहारा प्रदान करने हेतु। दोनों इनके दोनों के उदाहरण। और ये मूल क्या होती है? आपको याद रखना बेटा कि जटा मूल जो है, जटा मूल क्या होती है? इसका उदाहरण है बरगद। बरगद आपने देखा होगा, इस बहुत विशाल आकार होता है, बड़े आकार का पादप है। ये जो कैनोपी होता है, कैसे होती है कैनोपी? देखिए आपने, इस आकार का ये पादप है। तो विशाल आकार के पादप को, विशाल काय के पादप को सहारा प्रदान करने के लिए पादप की शाखाओं से क्या निकलती है? मूलें निकलती हैं। तो क्या बेटा इसमें शाखाओं से मूलें कहां से निकलेगी? शाखाओं से। शाखाओं से, हाँ बेटा सहारा प्रदान है। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। तो जटा मूल, जटा मूल किस कैसी मूल है? इस प्रकार की मूल जो है पादप की शाखाओं से निकलकर, पादप की शाखाओं से मूलें निकलकर कहां प्रवेश करती हैं? पुनः जमीन में प्रवेश करती हैं। पादप है, देखिए बेटा जैसे बरगद का पादप देखा है, विशाल आकार का होता है बेटा,
ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ये मूसला मूल है। अब क्या होता है, ये पादप की जो शाखाएं हैं, शाखाओं से मूलें निकलती बेटा, ये से लटकती है मूलें, और ये वर्दी करके वापस कहां प्रवेश करती है, जमीन में प्रवेश करती है, मृद भूमि में प्रवेश करके इस पादप को क्या प्रदान कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है। तो सहारा प्रदान करने हेतु अपन मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। अपस्थानिक मूल, ये जो मूलें निकल रही है बेटा, क्या मूलांकुर से बन रही है, क्या मूलांकुर से नहीं विकसित हो रही है, शाखाओं से निकल रही है, इसलिए इन मूलों को कहते हैं अपस्थानिक मूलें। ये अपस्थानिक मूलें, ये है बेटा किस प्रकार की मूलें हैं, जटा मूल। और जटा मूल का उदाहरण भी बेटा किसमें होती है, ये बरगद में। किस पौधे में होती है, बरगद के पेड़ की जो शाखाओं से निकलकर पादप को, पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, ये इस प्रकार की मूलें हैं जटा मूल। दूसरी जो मूल है स्टिल्ट मूल, स्टिल्ट रूट या अवस्थम मूल है, इसका उदाहरण बेटा मक्का है। क्या है, मक्का है, गन्ना है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पादप है बेटा, ये मक्का एक बीजपत्री पादप है, तो मक्का में कौन सी मूल्य होगी, जकड़ा मूल्य होगी। अब देखिए इस पादप की जो पर्व संधियां हैं, ये पर्व संधि है, ये भी पर्व संधि है, तो निचली पर्व संधियों से कुछ एक बीजपत्री या घास कुल के पादपों की निचली पर्व संधियों से छोटी छोटी मूलें निकलती हैं, और वो पादप को क्या प्रदान कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है। तो इन मूलों को ही क्या कहते हैं बेटा, अवस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये किसमें होती है बेटा, तो मक्का में। क्लियर हुआ, जटा मूल, अवस्तंभ मूल। जटा मूल क्या है, जटा मूल क्या है बेटा, तो ऐसी मूलें जो बड़े पेड़ की शाखाओं से निकलकर वृद्धि करते हुए पुनः जमीन में प्रवेश करती हैं और उस वृक्ष को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की मूल बरगद में पाई जाती हैं। दूसरी अवस्तंभ मूलें, इस प्रकार की मूलें एक बीजपत्री पादप की, कुछ एक बीजपत्री पादप की निचली पर्व संधियों से निकलकर पुनः जमीन में प्रवेश करती हैं और उस पादप को सहारा प्रदान करती हैं। तो ये हुआ बेटा सहारा प्रदान करने हेतु मूल का रूपांतरण। अंतिम जो है बेटा तीसरा जो मूल का रूपांतरण है, श्वसन हेतु। श्वसन हेतु मूल का रूपांतरण, श्वसन हेतु मूल का रूपांतरण, यानी मूल श्वसन का कार्य करने हेतु क्या होगी, रूपांतरित होगी बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर रेस्पिरेशन। देखिए क्या होता है बेटा, इसमें जो दलदल क्षेत्र है, दलदल क्षेत्र जानते हो, दलदल क्षेत्र या जिसको अनूप क्षेत्र कहते हैं, तो दलदल क्षेत्र या अनूप क्षेत्र, दलदल क्षेत्र और अनूप क्षेत्र जो है बेटा, दलदल यानी जहां गिल्ली मिट्टी होती है, वही है जहां हल्का हल्का क्या हो, पानी हो। तो दलदल क्षेत्र या अनूप क्षेत्र में क्या होता है, एक पादप है बेटा राइजोफोरा, नाम याद रखना है राइजोफोरा। ये कहां पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, ये अनूप क्षेत्रों में पाया जाता है या दलदल क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप है राइजोफोरा। इस पादप में क्या होता है, जमीन से ऐसे जड़ें निकलती हैं, जमीन से क्या निकलती हैं, ऐसी जड़ें निकलती हैं, और इन जड़ों को, इन मूलों को कहते हैं बेटा श्वसन मूल। क्या कहेंगे, श्वसन मूल। ये श्वसन मूल किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा में। और राइजोफोरा में निकली श्वसन मूल किसका कार्य करेगी, श्वसन का कार्य करेगी, पादप में श्वसन का कार्य करती हैं। तो मूलें अनूप और दलदल क्षेत्र में पाई जाती, अनूप और दलदल क्षेत्र में जो पौधा बेटा राइजोफोरा, उसमें जमीन से बाहर कुछ मूलें निकलती हैं, उन्हें श्वसन मूलें कहते हैं, और वो क्या काम करती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ। मूल के रूपांतरण अपने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से पढ़े, मूल के रूपांतरण, पहला रूपांतरण था भोजन संग्रहण करने हेतु, दूसरा रूपांतरण था सहारा प्रदान करने हेतु, और तीसरा रूपांतरण था श्वसन हेतु। पहला जो पढ़ा अपने भोजन रूपांतरण हेतु, उसमें मूसला मूल के अलग हैं और अपस्थानिक मूल के अलग हैं। मूसला मूल के रूपांतरण तीन है बेटा, एक शंकुरूपी, तर्करूपी, कुंभी रूपी। तीनों के उदाहरण ध्यान रखना है। शंकुरूपी का उदाहरण है गाजर, तर्करूपी का उदाहरण है मूली, और कुंभी रूपी का उदाहरण है सलजम। फिर अपने पढ़ा है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। अपस्थानिक मूल के भोजन संग्रहण करने तो रूपांतरण अपने पढ़ा बेटा, एक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है,
उसका उदाहरण क्या था? शकरकंद। इन्हें कंदीय मूल्य भी कहते हैं बेटा। कौन सी मूल्य कहते हैं? कंदीय मूल्य या ट्यूबरस रूट। वो अपस्थानिक मूल का जो रूपांतरण है इसको क्या कहते हैं? ये किस प्रकार की मूल्य है बेटा? कंदीय मूल्य है। कंदीय मूल्य, ठीक है। कंद जिसको कहते हैं कंद, ट्यूबरस। तो एक ही रूपांतरण है अपस्थानिक मूल का भोजन संचय हेतु कंदीय मूल है। कंदीय मूल्य दो प्रकार के हैं बेटा। एक तो शकरकंद है जो अनियमित आकार ग्रहण करके लटकी हुई उपस्थित होती है मृदा में, और सत्तावर या अनियमित आकार की मूल्य गुच्छे के रूप में पाई जाती है। फिर अपने सारा प्रदान करने के लिए मूल के रूपांतरण पढ़ा था। तो सारा प्रदान करने के लिए जो मूल के रूपांतरण है बेटा, उसमें अपने क्या पढ़ा? सारा प्रदान करने के लिए दो प्रकार है बेटा, एक जटा मूल और एक अवस्तंभ मूल। जटा मूल का उदाहरण बरगद था कि बरगद की शाखाओं से मूलें निकलती हैं, वो वृद्धि करके पुनः जमीन में प्रवेश करके विशाल पादप, विशाल पेड़ को सहारा प्रदान करती है। अवस्तंभ मूलें कुछ एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का और गन्ना के निचली पर्व संधियों से मूलें निकलती हैं और वो पुनः जमीन में प्रवेश करके पादप को सहारा प्रदान करती हैं। फिर लास्ट अपने मूल का रूपांतरण पढ़ा, श्वसन हेतु रूपांतरण। कौन सा? श्वसन हेतु रूपांतरण। तो श्वसन हेतु रूपांतरण बेटा अनूप या दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों राइजोफोरा, इसके दलदल क्षेत्र से पुनः मूलें वायवीय भागों में निकलती हैं। ये मूलें श्वसन मूल कहलाती हैं और इसका कार्य क्या है? श्वसन का कार्य करती हैं। तो ये अपना हो गया बेटा मूल वाला टॉपिक पूरा हो गया है। कल अपन फिर लेंगे तन्ना।